49 शिकें जो हैं वो नई जो है इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। 27वीं तरमीम के अंदर पुरानी शिकें भी तब्दील होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन आपको खुश आमदीद कहता है इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में 27वीं तरमीम के बारे में बड़ा शोर व गोगा है और बहुत ही हर तरफ एक ही बात है, इट इज़ टॉक ऑफ अ टाउन कि 27वीं तरमीम जो है जी वो मंजूर हो रही है। और कल जो है कैबिनेट ने इस बिल को मंजूर करके तो सेनेट के अंदर बहस के लिए इसको पेश कर दिया। जो हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने बयान करते हुए फरमाया, उन्होंने कहा जी कि 49 शिकें जो हैं वो नई जो है इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, यानी 27वीं तरमीम के अंदर पुरानी शिकें भी तब्दील होंगी और कुछ 49 शिक्स जो हैं, जो क्लॉजेज हैं वो नई जो हैं वो भी मंजूर जो है वो कराई जाएंगी। हम आज इन तमाम शिकों का और 27वीं तरमीम का पूरा PMR करेंगे, यानी पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे कि बेसिकली जो है ये क्या है 27वीं तरमीम, और 27वीं तरमीम के अंदर जो मेन चीज़ें हैं जो आपके जानने वाली हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि मेरे इस प्रोग्राम को अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर मेरे प्रोग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी तारीख जो है आइन के जो चेंजेस आती हैं इसके बारे में बड़ी पुरानी है। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के अंदर जो है 8वीं तरमीम जो है वो मंजूर कराई गई थी। 8वीं तरमीम के बाद यकीनन जो है फिर 9वीं तरमीम, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 18वीं तरमीम जरदारी साहब उसका क्रेडिट लेते हैं। वो कहते हैं जी कि 18वीं तरमीम मैंने मंजूर कराई थी। 18वीं तरमीम के बाद यकीनन जो 19वीं भी आई, 20वीं भी आई, फिर कुछ अर्सा पहले आपके सामने एक 26वीं तरमीम आई। 26वीं तरमीम के टाइम के ऊपर जो है बड़ा शोर होगा, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बड़ी बात थी उस वक़्त भी, लेकिन अब 27वीं तरमीम जो है 49 नई शिकों के साथ इस वक़्त जो है वो कौम के सामने जो है वो आ चुकी है और वो सेनेट के अंदर भी जो है वो पेश कर दी गई है, और कैबिनेट जहाँ पर आपके इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं उन्होंने उसको मंजूर करके आगे उसको भिजवा दिया है। नाज़रीन, इसमें मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो इससे मबजूल कराता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। यकीनन एक वक्त आएगा कि वो भी यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के ओहदे को जो है अब उसको जो है एक कानूनी इम्यूनिटी जो है ना उसको हासिल हो चुकी है। यानी कि अगर सदर पाकिस्तान की ओहदे पे है, इवन अगर वो रिटायर भी हो जाता है तो उसके बाद भी नो केस कैन बी लॉन्च अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, और उसके बाद जो है ना उसके खिलाफ भी जो है ना किसी तरह का कोई केस जो है वो दर्ज नहीं हो सकता। सुनने में यह भी आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो है ना वो लिखने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि जी उनको भी जो है कैबिनेट से मंजूर करके तो उनका नाम भी इसके अंदर लिखा जाए। मैंने पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम जो है ना जी प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम से बना, यानी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का जो है वो भी जो है ना वो कहा जा रहा है। नाज़रीन, मेरी समझ से बालातर है कि सदर पाकिस्तान का जो कहा जा रहा है कि जी उसको ये इम्यूनिटी हासिल होगी कि कोई भी अगर कोई क्रिमिनल लिटिगेशन हो या सिविल लिटिगेशन हो, वो सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना कोई किसी तरह का केस जो है वो दर्ज नहीं हो सकता। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने एक चोर का हाथ काटने का हुक्म फरमाया, तो जो चोर था वो थोड़ा बाअसर आदमी था, तो सहाबा कराम ने थोड़ा सा महसूस किया, तो जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर मेरी अपनी बेटी जो है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अगर वो भी अगर चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटने का 100% उसका ऑर्डर करता, क्योंकि याद रखें कि आपसे पहले वाली जो कौमें थीं वो इसी वजह से तबाह हो गई कि अमीर के लिए जो कानून था और था और गरीब के लिए कानून जो था वो और था। अगर हम पाकिस्तान के आइन को देखें तो पाकिस्तान के आइन के अंदर एक बड़ी चीज़ वाज़े है, वो ये है कि एवरीबडी हैज़ गॉट द इक्वल राइट्स। कोई आदमी जो है किसी से ना बड़ा है ना छोटा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके PN तक हर आदमी बराबर है। अगर किसी आदमी को एक कॉइन अगर किसी आदमी को मिलेगा तो दूसरा पाकिस्तान का शहरी उसका ये हक हासिल है कि उसको भी वही कॉइन जो है वो उसको मिलेगा। अगर हम आखिरी खुतबा जो है अगर उस पर हम हिज्जतुल विदा के अगर उस पर चले जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि कोई आदमी जो है किसी के ऊपर कोई फ़क़त हासिल नहीं है, ना किसी अरबी को अजमी पर, ना किसी अजमी को अरबी पर, ना किसी काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, कोई फ़क़त हासिल नहीं है माँ सिवाय तकवा के। यानी
हम अगर इस्लामिक इंजंक्शन को देखें तो उसके अंदर भी कोई आदमी किसी से बड़ा नहीं है, और अगर हम अपने मुल्क के अपने आइन को देखें तो उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती कि प्रेसिडेंट के ओहदे को ये किस तरीके से इम्यूनिटी जो है ना ये दी जा सकती है, उसको किस तरीके से उसको कानून से अबव किया जा सकता है। एंड नो बडी इज अबव द लॉ। यकीनन जो है ये शक जो बनाई जा रही है, इस शक के बारे में मुझे यकीनन जो है इसके बारे में काफ़ी सारा एतराज़ है। बाकी फैसला तो आप लोगों ने करना है कि मैं तो आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। इसी तरीके से एक वफाकी जो एक आईनी अदालत का क्याम जो है, जिसका जो मेन दफ्तर होगा वो इस्लामाबाद के अंदर होगा, और जो आईनी मामलात और आइन की तफसीर से मुतल्लिक जो भी आईनी जो मामलात होंगे उसके बारे में जो है अपने फैसला जात जो है वो दिया करेंगे, और उसका अपना आईनी कोर्ट का अपना एक चीफ जस्टिस साहब जो है ना उसके भी होंगे। इसी तरीके से जो जजेस का तबादला है, जजेस का तबादला का मैं अर्ज करता चलूँ नाजरीन कि जो सेशन जज तक जो है ये हमेशा ग्रेड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इनको गिना जाता है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है हमेशा गिना जाता है कि सेशन जज 20वें ग्रेड का एक ऑफिसर होता है, जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट भी उनको लगाया जाता है, लेकिन उनकी एक ग्रेडिंग होती है। लेकिन जो हाई कोर्ट की सीट्स हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस की सीट हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जो है ना किसी भी जगह पर जो है उनके कोई ग्रेडिंग नहीं होती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के कभी तबादले भी नहीं होते। किसी जमाने के अंदर यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर उसके तबादलों का जिक्र जो है वो जरूर होता था, और तबादले उनके जरूर होते थे, और तबादले भी इस तरीके से होते थे कि अगर कोई नापसंदीदा आदमी होता था, कोई नापसंदीदा जज साहब अगर होता था, तो चीफ जस्टिस साहब उनको जो है जी या तो सेक्रेटरी लॉ बना देते थे, तो या शरीयत कोर्ट के अंदर जो है वहां पर भिजवा दिया जाता था। अब जो है ये 27वीं तरमीम के अंदर जो है जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनका बाकायदा तौर पे सदर पाकिस्तान जो हैं वो बाकायदा तौर पे तबादला जो है वो कर सकेंगे, और उनका जो है एक कमेटी जो है वो उनका रिकमेंड करेगी। और तबादला भी कहाँ पर होगा, यानी जो पंजाब के जजेस हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका ट्रांसफर जो है बलूचिस्तान के अंदर भी हो सकता है। बलूचिस्तान के जो जजेस हैं वो इस्लामाबाद आ सकते हैं, जो यहाँ के जजेस हैं वो सिंध के अंदर जा सकते हैं, सिंध के जो कराची में जजेस बैठे हुए हैं वो पेशावर जा सकते हैं, और पेशावर के जज का ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर हो सकता है। यानी अगर इस चीज़ को भी देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इसके जजेस जो हैं उनकी मर्जी नहीं होगी, क्योंकि 18वीं तरमीम के अंदर जो था उसमें अमेंडमेंट करके ये चीज़ शामिल की गई थी कि जब तक जज की अपनी मर्जी नहीं होगी तो ही कुड नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पोस्ट या एनी अदर प्रोविंस। लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर जो है वो वहां पर इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई। इसी तरीके से अगर बाकी शिकों को अगर हम देखें तो इसमें जो सदर हैं वो वज़ीर आज़म के मशवरे पे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो नामजद करेंगे, डिफेंस फोर्सेस जो है वो नामजद करेंगे। और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, जो पहले जनरल मिर्जा साहब थे, उनका दफ्तर जो है जो इस्लामाबाद में, वो 27 नवंबर को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि वो सीट जो है ख़त्म होगी। और वफाकी हुकूमत जो है फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द जो फ्लीट के ओहदे जो हैं उस पे जो है जो उनके टॉप रैंकिंग जो जनरल्स होते हैं उनके ओहदों पर उनकी तकरीरी किया करेंगे। और ये तकरीरी के बाद जो है इनके जो मराहत हैं और इनकी जो यूनिफॉर्म है वो ताहयात जो है वो ये मराहत जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि अगर कोई फील्ड मार्शल है, यानी अगर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स है या एडमिरल ऑफ द फ्लीट है, तो वो इवन आफ्टर द रिटायरमेंट वो जब भी जिस वक्त भी जाएंगे तो वो अपनी यूनिफॉर्म में भी होंगे और मुकम्मल तौर पे उनको वो तमाम की तमाम मराहत जो हैं वो उनको जो है वो हासिल होंगी। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 184 की तरफ आते हैं। 184 के अंदर जो है जी बेसिकली जो चीफ जस्टिस साहब थे और जो जजेस साहबान थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान, उनको जो है दो तरह की पावर और भी हासिल थी। जहां पर दूसरी पावर थी वहां पर यह भी थी एसएमसी केसेस और जो केसेस थे एचआरसी केसेस, यानी एसएमसी केसेस सुवो मोटो केसेस, एचआरसी केसेस ह्यूमन राइट केसेस। ये दोनों तरह के केसेस जो हैं ये वो अपना अख्तियार इस्तेमाल किया करते थे। जस्टिस साकिब निसार साहब का, चीफ जस्टिस साहब का, आपको याद होगा कि वो हफ्ता और इतवार के दिन भी जो है, यानी आज भी संडे है, तो उस दिन भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में आके बैठ जाते थे, बाद को कराची में बैठते थे और वहां पर वो 100 मोटो केसेस जो हैं, यानी कि अब कोई आदमी जो है अगर उसको कोई नाइंसाफी अगर इन्वेस्टिगेशन से मिलती है या किसी जगह पर उसकी सुनवाई नहीं होती
तो वो अब वो जाके सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के सो मोटो केस के लिए या वहां पर वो दरखास्त दे के ह्यूमन राइट जो सेल थे वहां पर दरखास्त दे के, और ह्यूमन राइट सेल के अंदर जो दरखास्त दी जाती थी वही केस जो है उसको जो है सो मोटो नोटिस भी उसका लिया जाता था, और उसके बाद जो है लोगों को बुला लिया जाता था, जिसपे आईजी साहब भी तलब होते थे, जिसमें दूसरे साहबान जो है वो भी तलब हो जाया करते थे। लेकिन अब वो अख्तियार जो है इस 27वीं तरमीम के अंदर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आइन के अंदर जो है जो एक अदलिया और एग्जेक्टिव तो दोनों को अलहदा करने का 1973 का जो आइन है उसके अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ था। तो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स जो है वो खत्म कर दिए गए थे, लेकिन अब इस 27वीं तरमीम के अंदर जो है दोबारा से एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी तकर्री और उनके ऑफिस को जो है दोबारा फिर ओपन कर दिया जाएगा, और उनके जो है यकीनन जो है वो अब मुख्तलिफ जगहों पर उनकी ड्यूटियां जो हैं वो लगा दी जाएंगी और वो जो है वो चेक किया करेंगे। यानी मजिस्ट्रेरियल निज़ाम जो है वो दोबारा बहाल कर दिया गया है। इसी तरीके से एनएफसी जो है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, इसके बारे में इसमें भी तरामीम जो है ना वो की जा रही हैं। नाज़रीन, अगर हम इन तमाम तरामीम को देखें तो एक बात यकीनन आपके जहन के अंदर आती होगी कि इसमें अवाम का किसी जगह पर जो है कोई जिक्र नहीं है। इसमें किसी जगह पर अवाम के लिए कोई ऐसी भलाई का सिलसिला जो है वो उसका जिक्र नहीं किया गया कि अवाम को जो है अवामी मफाद के लिए ये चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। तो अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो यकीनन जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ज़रूर जो है आप अपनी आरा से जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ज़रूर मुझे बताइएगा, और दूसरों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। थैंक यू।